मित्रों, आपके और हमारे बीच कनेक्शन जो था वो टूट गया था। मुझे लगता है कि हम लोग फिर से जुड़ गए हैं, और अगर ऐसा है तो मैं शुक्रिया। तो मैं शुरू करता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि जिसे कहना है कविता कहे, मैं भाषा में मनुष्य को, मैं भाषा में सृष्टि को रच रहा हूं। तो ये मेरी प्रक्रिया का एक बहुत ही आरंभिक सूत्र के सरीखा है। और ये जो सूत्र है मेरे लिए, ये वस्तुतः अमूर्त है। कोई भी अमूर्तता जीवन में जो हमारे परिचय में आती है, वो दिखती तो ऐसी है कि वो मूर्त है, लेकिन उसके भीतर क्या क्या होता है हम नहीं जानते। रहस्य का अगर एक उदाहरण मैं अपनी कविता से देखना चाहूं, तो मुझे अपनी कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। मेरे दिल का हाल ना पूछो, मेरे दिल का हाल ना पूछो, ऐसा आबी परिंदा है, धूप इसे मिलती नहीं, धूप इसे मिलती नहीं, और छांव में पर जलते हैं। अब देखिए, ये जो आबी परिंदा है वो कवि की संवेदना का एक प्रतीक है। और जो परिंदा है उसके हाल क्या है? धूप उसे मिलती नहीं और छांव में पर जलते हैं। तो आपके सामने जो ऑब्जेक्ट आता है लिखने के लिए, वो रहस्यमय होता है। और इस रहस्यमयता को पिकासो हमें समझाते हैं। जब उनकी पेंटिंग्स के बारे में किसी ने पूछा, तो ये पूछा कि आप एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त पेंटिंग क्यों करते हैं, हमें समझ नहीं आती। तो एक जगह उनका जवाब था कि मनुष्य से ज्यादा अमूर्त कुछ नहीं होता। एक मनुष्य के भीतर क्या चल रहा होता है, भीतर ये उससे बात करने वाला, उसके साथ उठने बैठने वाला, उसका दोस्त, उसके परिवार के लोग तक कभी पूरा नहीं जान पाते। तो जब एक इंसान जो दिख रहा है वो है नहीं, यानी कि वो अमूर्त है। और अगर उसकी अमूर्तता आपको समझ में नहीं आती, तो जरा कल्पना कीजिए, आप एक चिड़िया पर कविता लिख रहे हैं, आप पेड़ पर लिख रहे हैं, आप नदी पर लिख रहे हैं, आप समुद्र पर लिख रहे हैं, आप पहाड़ पर लिख रहे हैं। वो कितना अमूर्त है, उसके भीतर क्या चल रहा है, उसका अपना भी जीवन है, उसके साथ आप क्या अनाचार कर रहे हैं, और वो कितना तकलीफ में है, या अपने मौसम के साथ कितना प्रसन्न है, ये आप उस तरह से सही सही नहीं जान पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम लोग लिखते हैं, आप और हम, तो बाज दफा ये होता है कि जैसे रेत में लिखना होता है। जैसे हम जब बचपन में रेत में लिखते थे, तो पानी की एक लहर आती थी, हवा की एक लहर आती थी, और वो आपके लिखे को मिटा देती थी। तो एक कविता को भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मेरे पास एक पन्ना है, मैंने उसके ऊपर कुछ लिखा, और मेरे ही भीतर से एक झोंका आया कि नहीं, मैं यथार्थ के, यानी कि मेरे अपने वस्तु के यथार्थ तक मैं पहुंच नहीं पाया हूं। तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूं। या एक कविता को मैं बार बार लिखता हूं, कई बार वो कविता, तो इस तरह से होता ये है कि वो जो रहस्यमयता है किसी भी रचना तक पहुंचने की या जीवन तक पहुंचने की, वो लगातार बनी रहती है।
अब जैसे चांद है, सूरज है, आकाश है, या आकाश गंगाओं के रहस्य हैं, ये सब अमूर्त हैं। और देखिए वैज्ञानिक जो होते हैं वो इस रहस्य को लगातार खोजते रहते हैं कि ये कॉस्मस है क्या, ये अंतरिक्ष है क्या, और वो अनसुलझा बना रहता है। हर लेखक की रचना प्रक्रिया भी ऐसी होती है कि उसके हिस्से में जो अमूर्त कायनात आती है वो उसी को मूर्त करने की चेष्टा करता रहता है, लेकिन उसके बाहर का जो कॉस्मस है वो पड़ा रहता है। वो नदी के पास जाता है, पहाड़ के पास जाता है, पेड़ के पास जाता है, चांद सितारों के पास जाता है, ग्रहों के पास जाता है, मनुष्य के पास जाता है, समाज के पास जाता है। वो कोशिश करता है कि उनके रहस्यों को समझ सके, खोल सके। जैसे बहुत सारी चीजें समझ से परे होती हैं। जैसे कबीर ने कहा है कि जल बिन मीन प्यासी। अब वो जल में होती है, जल के ठीक बीच होती है, लेकिन वो प्यासी है। तो ये जो रहस्य है, और कबीर की सारी उलटबासियां इतनी अमूर्त हैं, इतनी संश्लिष्ट हैं कि आपको समझ में नहीं आती। तो आपके भीतर फिर भी कोई एक चीज होती है जिसको आप संवेदना कहते हैं, जिसको आप कल्पना कहते हैं, कुछ जिसको आप ज्ञान संज्ञान कहते हैं। तो उसके जो एंटेना है एक व्यक्ति के भीतर कितने खुले हुए हैं और कितना वो रिसीव कर सकते हैं, उसी के आधार पर, उसी प्रक्रिया से वो सच तक पहुंचते हैं और उसे खोल पाते हैं। सच्चाई हमेशा रहस्यमय होती है, जैसे जीवन रहस्यमय है। इसे आप कहाँ सवार पाते हैं? आपका जीवन भी द्वंद्व में अमूर्त ही बना रहता है। अवसर आता है, आप उसे समझ नहीं पाते, वो अवसर आपके हाथ से निकल जाता है। मेरी एक कविता का संदर्भ कुछ ऐसा ही है कि ये जिंदगी है जाने मन, ये जिंदगी है जाने मन, इसे प्रेम से समझकर संवार लो, इसे प्रेम से समझकर संवार लो, इसमें कोई रीटेक नहीं होता। तो एक जो सच होता है उस सच का भी कोई रीटेक नहीं होता, और मेरा सच आपके सच से बिल्कुल अलग होगा। मैं प्रेम भी करता हूं, नफरत भी करता हूं, मेरे भीतर दया भी है, करुणा भी है, मैं माया मोह में भी रहता हूं, और आप और हम सभी रहते हैं। मेरे और आपके भीतर वो कुछ अलग हो सकते हैं, उनका रूप अलग हो सकता है, उनका घनत्व अलग हो सकता है, उनकी रहस्यमयता अलग हो सकती है। आप किसी के प्रेम में हैं, वो नहीं समझता, उसका प्रेम जैसा कल्पना में मूर्त होता होगा वो प्रेम को वैसे ही समझता होगा। तो दो लोग एक कल्पना, एक सी संवेदना, या हूबहू उनके भीतर प्रेम का जो चित्र है, करुणा का जो चित्र है, वो चूंकि एक सा नहीं है, इसलिए वहां एक द्वंद्व है। ये द्वंद्व आपके घर से ही शुरू हो जाता है, जहां पर रिश्ते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण बताऊं मैं, जैसे कि एक पत्ती है हरी, वो आपके लिए भी हरी है, मेरे लिए भी हरी है, लेकिन आप पाएंगे कि सबका जो हरा है वो अलग है। किसी को देखने में वो गाढ़ा हरा दिखाई दे सकता है, किसी को लाइट हरा दिखाई दे सकता है, कोई उसे धानी रंग का कहेगा, और कोई कहेगा कि ये तोते के रंग वाला हरा रंग है, या मिर्च वाला हरा रंग है। तो जितना जैसा आपका संवेदनात्मक ज्ञान होगा
आप उतना ही देख पाएंगे। आपके कान, नाक, जिह्वा, हाथ पांव, आंखें, यानी आपकी जो इंद्रियां हैं वो संवेदना के स्रोत हैं। कोई एक इंद्री किसी में प्रबल होती है, किसी में कमजोर होती है। लेखक का जो संवेदना लोक होता है वो भी ऐसे ही होता है, और मैं कहूंगा कि मेरा भी है। लेकिन वो कैसा है ये पाठक हमेशा जान लेता है, क्योंकि अभी मैं पाठक से बात कर रहा हूं और पाठक के सामने मेरी रचना प्रक्रिया या एक सामान्य रचना प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में बात करता हूं। तो पाठक की भी अपनी ऐन्द्रिकता होती है। वो कविता को केवल पढ़ता या देखता नहीं है, उसे वो सुन भी लेता है, उसे वो सूंघ भी लेता है। वो जान लेता है कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। वो लिख नहीं पाता, लेकिन ये नहीं है कि वो स्वाद की महिमा को नहीं जानता। एक कवि ध्वनियों को सुनता है या नहीं सुनता है, लिख पाता है या नहीं लिख पाता है, रंगों का भेद समझता है या नहीं समझता है, लेकिन अगर उसने लिखा है तो चूंकि आपके पाठक का संवेदना लोक भी है, उसकी भी एक पाठकीय समझ है, तो वो ये जान जाएगा कि यार इस अमुक पत्ती के बारे में, नीम की पत्ती के बारे में ये कह रहे हैं, तो नीम की पत्ती का रंग गाढ़ा होगा या उगते समय जो बिल्कुल लाइट हरा होता है वैसा होगा। और अगर वैसा आपने नहीं लिखा है तो आपकी जो कमकली है या दूर से देखकर कल्पना के सहारे लिख लेने का जो आपका कौशल है, वो आपका पाठक समझ लेता है। तो वो सिर्फ कविता नहीं समझ रहा होता है, कविता की सतह में, अंतः सतह में जो रचना प्रक्रिया चल रही है वो समझ लेता है। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं अपनी अभिव्यक्ति को समाज, प्रकृति या सृष्टि के यथार्थ शब्दों को अपनी रचना में लाना चाहता हूं, उनके सही रंग में, सही रूप में, सही स्वभाव में। लेकिन देखिए, जो समय बहुत तेज गति से चलता है, उस तेज चलती गति में जो सच है, जैसे कि स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग खुला और बंद हो गया, खुला और बंद हो गया, तो वो खटाक से बंद होता है। तो अब आप उस स्प्रिंग ने जो समय दिया सच को पकड़ने का, उसमें जितने ज्यादा संवेदनशील होंगे तो आप पकड़ लेंगे, और उतना ही पकड़ लेंगे, और फिर आप उस स्प्रिंग के साथ बने रहेंगे कि वो हजारों बार भले ही खुल जाए, लेकिन मुझे वो सच नहीं मिल रहा है उसकी तीव्र गति में। जैसे कि हमारा आज का समय बहुत तीव्र है, सब लोग भाग रहे हैं, हम भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुनिया भर में लोग भाग रहे हैं, और इस महामारी में तो भागम भाग का जो दृश्य था, तो उसमें आप सच कैसे पकड़ेंगे? तो अब उसमें जो आपका संवेदनात्मक ज्ञान है वो दृश्यों को देख तो जरूर लेगा, लेकिन वो आपके ज्ञानात्मक संवेदन में आएगा या नहीं आएगा, ये एक सवाल है जिसे मुक्तिबोध कहते हैं। कि हमारा हमारा संवेदना का एक लोक होता है। हमने इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे दृश्य, बहुत सारे ऐसे जीवन के प्रसंग देखे हैं, तो हम उसे पकड़ लेंगे क्योंकि हमारे वो संवेदनात्मक ज्ञान में है। लेकिन हर दृश्य, हर घटना, हर प्रसंग, हर युद्ध, हर महामारी, हर भूकंप पहले से अलग होता है, और जब वो पहले से अलग होता है तो इसका मतलब यह है कि उसका सच बदल चुका है, सच लगातार बदल रहा है। तो उस सच को पकड़ने के लिए आपको भी उतना ही तैयार होना होता है अपनी रचना प्रक्रिया के औजारों के साथ। तो रचना प्रक्रिया में आपकी संवेदनशीलता और आपका ज्ञानात्मक संवेदन, ये दोनों एक के बाद एक आपके संज्ञान में आते हैं। और अगर आपके अनुभव का लोक सच्चा होगा
तो आप अपने संवेदनात्मक ज्ञान को भी ज्ञानात्मक संवेदन में तब्दील कर देंगे। जैसे मेरी रचना प्रक्रिया की एक स्थिति यह है कि मैं हमेशा रचना के डार्क रूम में रहता हूँ। हर रचना एक डार्क रूम में रहती है, एक अंधेरे में रहती है। और अगर अंधेरे में है तो आप कैसे पहचानेंगे? जैसा मैंने शुरू में मुक्तिबोध की पंक्तियों के बारे में जिक्र किया था कि अंधेरे में, कविता में अंधेरे में वो हैं और वो पैरों से महसूस कर रहा है, हाथों से महसूस कर रहा है, सांसों से महसूस कर रहा है, उनका मस्तक अनुभव कर रहा है, उनका दिल तड़प रहा है, और उनकी आंखें जो हैं वो जब देखने में नाकामयाब है तो उनकी नाक सच को और रहस्य को सूंघ रही है। वो स्पर्श से चीजों को जान रहे हैं, और इन सारी चीजों के साथ उनकी आत्मा में एक भीषण द्वंद्व चल रहा है। सत्य के अन्वेषण का यह कविता में अपने विजन को खोलने की जो एक जद्दोजहद है वो हमको लगातार दिखाई देती है। तो मुक्तिबोध तो अपने पूरे जीवन काल में पहली कविता से अंतिम कविता में जाकर कहीं अपने सत्य को पाते हैं। जो सत्य क्या है? परम अभिव्यक्ति। हम सब लोग अभिव्यक्ति के दायरे में हैं और सच को प्रकट करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन जब हम सत्य को जान लेंगे रचना में, जो कि आपके जीवन का उद्देश्य है, तो वो परम अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो परम अभिव्यक्ति जीवन के अंतिम काल में जाकर मुक्तिबोध को मिली। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं मुक्तिबोध की तरह कामयाब हूं। मैं हमेशा अपने बारे में संदेह करता हूं, क्योंकि देखिए सृष्टि के जो रहस्य हैं वो पूरी तरह से मेरे सामने खुल पाए हों, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये भी कहता हूं कि ना वो अज्ञेय के सामने पूरे खुल पाए होंगे, ना मुक्तिबोध के सामने, ना देवतालय जी के सामने या ऋतुराज जी के सामने, क्योंकि सृष्टि का एक ही हिस्सा आपके सामने है, पूरी सृष्टि आपके सामने नहीं है। इसलिए आप उस सृष्टि के एक ही सच के रास्ते से अपनी रचना को फलीभूत करने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी को परम अभिव्यक्ति मिल जाती है तो वो बड़ा कवि होता है। जैसे हमारे आधुनिक युग के सबसे बड़े कवि मुक्तिबोध हो गए, उनको पार नहीं किया जा सकता। जैसे सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में हम लोग रघुवीर सहाय को याद करते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये दुनिया, ये समाज अमूर्त रहा है। आप अपने घर से मैं समझता हूं कि एक चीज जान सकते हैं। आपके घर में आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, माँ है, भाई है, बहन है, आसपास के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। हम ये कभी इस बात का दावा नहीं करते कि हमने उनको समझ लिया है। वो हमारे लिए आधे अधूरे बने रहते हैं। तो जब हमने अपने घर में ही चीजों को या उस अमूर्त को मूर्त की तरह नहीं समझा है, उस सत्य को नहीं पकड़ा है जो भीतर का सत्य है, तो हम आधे अधूरे हैं और हमारी रचना भी इस तरह से आधी अधूरी मानी जाएगी। एक रचना कभी संपूर्ण भी नहीं होती। हमने कविताएं लिख ली, हमारे संग्रह आ गए, हमारी कुछ कविताओं की चर्चा हो गई, बड़ी बड़ी समीक्षाएं लिखी गई, लेकिन कोई भी समीक्षा ये नहीं बताती कि ये रचना संपूर्ण है। और जो ईमानदार आलोचक होता है वो हमेशा या तो चुप रहेगा या फिर कहेगा कि ये कविताएं इससे बेहतर हो सकती हैं, या हम इनके आने वाले कविताओं के संग्रह की प्रतीक्षा करेंगे। मुक्तिबोध के बारे में तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन था कि वो जिंदगी भर एक ही कविता लिखते रहे।
दूसरे कवियों ने कहा कि वो आधी अधूरी कविताओं के कवि हैं। तो इस तरह से कोई भी रचना कभी संपूर्ण नहीं होती। संपूर्ण होने की एक जो प्रक्रिया जरूर है वो कहीं उसके भीतर चलती रहती है। मेरी कविता में एक पंक्ति कहीं आती है कि मेरी कविताएं लिखे जाने के बाद भी अधूरी हैं जैसा कि मैं खुद। आदमी भी अधूरा होता है, वो पूरा नहीं होता। तो ये एक अधूरेपन की नियति है। तो इस नियति को आप कैसे भर पाते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। मैं अपने घर में कहता हूं, अपने दोस्तों से कहता हूं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि नहीं नहीं, ये जो प्रेम की बात आप कर रहे हैं ये पूरा प्रेम नहीं है, ये या तो अधूरा है, इसमें कहीं कोई खोट है। वो जाहिर नहीं करते, लेकिन उनका आशय अमूमन यही होता है कि आप उसको ज्यादा प्यार करते हैं, उस बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं, उस दोस्त को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे उस तरह का प्यार नहीं करते। तो मेरी कविता में कहीं एक पंक्ति आती है, कभी ना कभी, कभी ना कभी तो इस जिंदगी में बनेगा उसका भरोसा, मैं ना जाने कब से यही आस लगाए बैठा हूं। तो हम अपने प्रेम को लेकर भी बहुत आश्वस्त नहीं होते हैं, जबकि प्रेम की इतनी सारी कविताएं लिखते हैं। मैंने भी प्रेम की बहुत सारी कविताएं लिखी, लेकिन प्रेम के प्रति आश्वस्त होने की स्थिति इसलिए नहीं होती क्योंकि वो कविताएं अपने आप में किसी को अधूरी लगती रहती हैं, प्रेम अधूरा लगता रहता है। तो इस तरह से हम संबद्ध जरूर होते हैं, हम जीवन में लोगों से संबद्ध होते हैं, उनसे जुड़ते हैं, और वैसा ही हम रचना में करते हैं। रचना की आस लगाए बैठे रहते हैं, रचना को भरोसा दिलाते हैं कि नहीं, हम आपके साथ न्याय करेंगे, हम उसको बिल्कुल वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जैसे कि वो आपके भीतर है। और एक लेखक का दायित्व तो ये भी होता है कि जब तक संतुष्ट होने लायक सच ना मिल जाए तब तक वो लिखना शुरू ही नहीं कर पाता है, और शुरू कर भी देता है तो अपने आप को बीच में रोक लेता है। वो इंतजार करता है, वो आस में होता है, वो उस भरोसे को प्राप्त करना चाहता है। जैसे मेरे साथ ये होता है कि जब जिस रचना का भरोसा मुझे नहीं मिलता, जिस सच का भरोसा नहीं मिलता, तो मेरे अपना लिखने पढ़ने का जो कारखाना है उसको मैं उसे कोने में रख देता हूँ, और जब बहुत ज्यादा असंतुष्ट होता हूँ तो लगभग उसको घूरे में डाल देता हूँ, और सोचता हूँ कि चलो ये रचना दोबारा मेरे पास आएगी। लेकिन कुछ रचनाओं के लिए आपको आजीवन इंतजार भी करना पड़ता है। हो सकता मैं भी उसमें से एक हूँ और किसी बड़ी रचना के इंतजार में हूँ, क्योंकि रचना सालों साल के बाद भी अपना रहस्य खोल दे, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। दरअसल जिस वस्तु के साथ आपका तादात्म्य होना है और वो तादात्म्य नहीं हो पाता, तो इसलिए नहीं हो पाता कि वो तादात्म्य वस्तु भी अपने शर्तों के साथ करती है। उसके कुछ रहस्य हैं और उस रहस्य के खुलने के कुछ कायदे होते हैं जो वस्तु खुद खोलती है। तो आप अगर नहीं खोल पाते तो उसके कारण है। दरअसल कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जिनके पास आपको बच्चों की तरह जाना पड़ता है, कुछ के पास आपको एक स्त्री की तरह जाना पड़ता है, कुछ के पास आपको एक पागल की तरह भी जाना पड़ता है, और तब कहीं जाके
रचना का अपना यानी वस्तु का अपना जो स्वभाव है, वो वो आपसदारी अनुभव करती है वो वस्तु आपके साथ, या जिस व्यक्ति के ऊपर आप लिख रहे हैं या जिस समाज के ऊपर आप लिख रहे हैं, तो उसके साथ एक राग बनना चाहिए। वो राग जब तक नहीं बनेगी तो वो जो वस्तु है वो अपना रहस्य नहीं खोलेगी और आप उस सच को हासिल नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरे रचना संसार पर अगर सबसे गहरा प्रभाव है तो वो पहले नंबर पर तो मेरी माँ का है और दूसरे नंबर पर पिता का है। दोनों अमूमन सतपुड़ा के जंगलों में जाते थे और हमें ले जाते थे। वहां से जलावन की लकड़ियां लानी होती थी, वहां पर निःशुल्क वनोपज मिल जाती थी, जड़ी बूटियों का संग्रह हो जाता था। तो इस तरह से जो सतपुड़ा के पहाड़ थे वो हमारी पाठशाला थी। उसमें हमें जंगल की जैव विविधता मिली, पर्यावरण संतुलन के कुछ पाठ मिले, और जो पंच तत्व हैं यानी धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, उनका महत्व समझ में आया आदिवासियों के साथ। उन जंगल में गूंग, कोरकू आदिवासी रहा करते थे और वो जंगल से जिस शिल्प में जिस शिद्दत से प्रेम करते थे, वो हम लोग जो बस्ती के लोग थे वो उतना नहीं करते थे। हम तो बहुत बेरहमी से जंगलों को काटते भी थे, क्योंकि घर बनाना होता था या जंगल की बहुत सारी चीजें आपके काम में आती थी। गरीबी थी, नौकरी किसी के पास थी नहीं, तो जंगल एक बहुत बड़ा सहारा था। तो ये जो ज्ञान है जंगल का, वन्य जीवन का, पंचतत्वों का, ये माँ की पाठशाला से सतपुड़ा के अंदर हमें समझ में आया। इसलिए माँ के रास्ते एक स्त्री भी मेरे भीतर प्रवेश कर गई। और एक पंक्ति याद आती है कि रखियो संभार के डग यहाँ, रखियो संभार के डग यहाँ एक स्त्री की तरह, टेढ़ी मेढ़ी डगर है, टेढ़े मेढ़े लोग हैं। अब ये जो दृष्टि है ये एक स्त्री की दृष्टि है कि एक स्त्री की तरह संभार कर अपने पांव रखना, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी डगर है। क्योंकि एक डगर इस समाज में जितनी एक स्त्री के लिए टेढ़ी मेढ़ी है, या एक स्त्री के लिए जितने टेढ़े मेढ़े लोग हैं, उतने पुरुष के लिए नहीं है। तो पुरुष की तरह आप कुछ विषयों में प्रवेश कर ही नहीं सकते। रचना अपने विषय के स्वभाव के अनुसार आपसे बर्ताव चाहती है। आप कैसे प्रवेश कर पाएंगे वो तय करती है। आदमी की तरह, औरत की तरह, प्रेमी की तरह या प्रेमिका की तरह, हर स्वभाव रचना के भीतर होता है और रचना के भीतर उसका अपना लोक होता है। उसे आप एक अकेले पुरुष कवि के रूप में, या मैं कहूं कि स्त्री कवि के रूप में भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आप एक अंतहीन रहस्य के सामने हैं। रचना की अपनी भाषा है मौन में। रचना की जो भाषा है वो मौन में है। उसका वजूद या तो अदृश्य है, या अधखुला है, या आपके लिए अनसुना है। तो एक कविता रचना प्रक्रिया में एक सतत खोज में होता है, धरती से लेके अंतरिक्ष तक। मुक्तिबोध अंतरिक्ष तक इसलिए जाते हैं, वे सूर्य के प्रांगण से धरती को देखते हैं, वो तारों को देखते हैं, वो नेबुलास को देखते हैं, ब्लैक होल को देखते हैं। तो अब आपकी संवेदना का लोग, क्योंकि वो उन्होंने विज्ञान बहुत पढ़ा था, उन्होंने ज्योतिष भी बहुत पढ़ा था, वो तरह तरह मतलब रहस्य की कथाएं पढ़ते थे, जासूसी उपन्यास पढ़ते थे। तो उनका मानस इस तरह से तैयार हुआ था। और रात को जाकर उज्जैन में जो अभिशप्त मंदिर होते थे, टूटे फूटे मंदिर होते थे, या जिन मंदिरों में लोगों ने किसी कारण से जाना छोड़ दिया है,
और वो उजाड़ हो गए हैं, तो मुक्तिबोध वहां जाके रात को बैठा करते थे। तो ब्रह्म राक्षस जैसी जो कविता है, उसका एक जो बैकग्राउंड है वो उनको उस उजाड़ जगहों से मिला है। तो ये सबके साथ होता है, किसी के साथ थोड़ा सा कम होता है, किसी के साथ ज्यादा होता है। और मित्रों, मैं तो ये कहता हूं कि जो सच है आपकी रचना में अवतरित होने वाला सच है, प्रकट होने वाला सच है, वो अपने आप आकर नहीं गिरता है। और जो कहते हैं कि मैंने स्वांतः सुखाय लिखा है, तो तुलसी जैसे महान कवि ने कहा है, तो ये विनम्रता की बात है। लेकिन अब समाज और स्थितियां बदली हुई हैं, तो कुछ भी स्वांतः सुखाय लेखन संभव ही नहीं है कि जीवन इतना विकट है। मैं तो अपनी कविता में यहां तक कहता हूं कि मेरे लिखे में अगर दुख है और सबका नहीं, मेरे लिखे में अगर दुख है और सबका नहीं, तो मेरे लिखे को आग लगे। तो इस तरह से एक कवि दुख में होता है, सुख में होता है, प्रेम में होता है, करुणा में होता है, और इसके उलट भी होता है। तो हम ये देखते हैं कि आपके भीतर एक अमूर्त द्वंद्व चलता रहता है चीजों को पकड़ने के लिए। यथार्थ जो दिखता है वैसा होता नहीं। जैसे अभी जो चुनाव चल रहे थे, तो अगर आज की भाषा में कहा जाए तो यथार्थ एग्जिट पोल की तरह दिखता है, और लोग मानने लगते हैं कि हाँ 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 अमुक पार्टी जीत कर आएगी। लेकिन जब परिणाम आता है तो उलट हो जाता है। तो जो सच है वो एग्जिट पोल की तरह नहीं होना चाहिए आपकी रचना में। वो अंतिम निकष यानी अंतिम परिणाम की तरह ही होना चाहिए। तो मैं भी अपनी रचना के लिए सच की चौखट पर बैठा रहता हूं। यही है मेरी रचना प्रक्रिया, और यही है उसका आज का सच। मैं समझता हूं कि अब मैं कुछ कविताएं आपको सुना दूं। मेरी रचना प्रक्रिया आपको समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि मुझे ही समझ में नहीं आई। मैं कवि हूं या नहीं हूं, ये भी आज तक मैं संदेह की दृष्टि से देखता हूं। तो हम लोग, अब सब लोग अपनी अपनी तरह से रचना में सच को पाने की कोशिश करते हैं। तो आइए फिर कुछ कोशिश करता हूं कि कुछ कविताएं आपको सुना दूं। और श्री प्रकाश शुक्ल जी मुझे दिखाई दिए, और विश्वेश्वर जी हैं, भीम सिंह जी हैं। तो आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं, और अब कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है एक नहीं करोड़ों बीज। मैं एक बीज की तरह होना चाहता हूं। मैं एक बीज की तरह होना चाहता हूं, धरती के भीतर एकांत में एक बड़ी हलचल की मानिंद। मैं सचमुच अपने लिखे में मिट्टी का हिस्सा बनकर उगना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं एक पौधे की तरह। मैं एक कल्प वृक्ष की तरह लोगों की चेतना में जगह चाहता हूं। मेरी शाखा प्रशाखाओं में ढेर से घोंसले हों, अनगिनत पाखी करे बसेरा। मैं शहद आवाजों के नाद में बना रहना देखना चाहता हूं। मैं शहद आवाजों के नाद में बना रहना देखना चाहता हूं। मैं अपने फूलों में भौरों की गुंजार सुनने को विकल हूं। मेरे पत्तों पर लिखे जाए महाकाव्य, और विचार की तरह मैं फैल जाऊं जन जन में। मेरे पत्तों पर लिखे जाए महाकाव्य, और विचार की तरह मैं फैल जाऊं जन जन में। मैं सिर्फ एक बीज नहीं, एक पेड़ भर नहीं,
बल्कि हर पक्षी के पेट से टपकना चाहता हूं दूर दूरांतों में बार बार। मैं सिर्फ एक बीज नहीं, एक पेड़ भर नहीं, बल्कि हर पक्षी के पेट से टपकना चाहता हूं दूर दूरांतों में बार बार। एक नहीं, करोड़ों बीज बनकर मैं सिर्फ गिरता रहना चाहता हूं ताउम्र। मैं गिरता रहना चाहता हूं ताउम्र। मैं इस धरती को ऋतुमयी और सिर्फ सुंदर देखना चाहता हूं, और सिर्फ सुंदर देखना चाहता हूं। अभी एक सामयिक कविता है, बहुत छोटी सी कविता है। यूं तो मैंने कोरोना के इस कठिन काल में कोरोना को लेकर कई कविताएं लिखी हैं, पर मैं एक बहुत छोटा सा दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि समय कम है और शायद मुझे कुछ और कविताएं पढ़नी है। आंखों में लहू भरे, आंखों में लहू भरे वे कह रहे हैं अलविदा। अपनी अपनी जगह छोड़ते वो कह रहे हैं अलविदा अलविदा। लहू सूखा नहीं है और वो कह रहे हैं अलविदा। इसी कड़ी की एक और कविता है कि शवों को धर्म के आधार पर प्लास्टिक के उनके आकार के झोलों में पैक कर दिया गया है। शवों को धर्म के आधार पर प्लास्टिक के उनके आकार के झोलों में पैक कर दिया गया है। परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के बिना अंत्येष्टि स्थल तय कर दिए गए हैं। उन सब के अंतिम नाम है कोविड-19। उन सब के अंतिम नाम है कोविड-19, जो रोज रोज धरती के भीतर और वायु यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। जो रोज रोज धरती के भीतर और वायु यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, उनकी पहचान नष्ट हो गई है। उनकी पहचान नष्ट हो गई है। उनका नाम अब हवाओं में कोविड-19 है, जिसे कोई पहचान नहीं सकता, जिसे कोई पहचान नहीं सकता। और एक कविता है उड़ने का विज्ञान। ये जो अभी अभी उड़ा है अबाबील, ये जो अभी अभी उड़ा है अबाबील, उसने उत्तर की दिशा पकड़ ली है। उसकी गति सामान्य पक्षी से अधिक है। वह प्रवास में आया था और उसे पहुंचना है दूर अपने घर। रास्ते में मौसम होगा बदलता हुआ, शत्रु भी होंगे और मित्र भी। कुछ उसकी जगह होंगी जहां विश्राम करेगा। उसका भोजन भी रास्ते में कहीं ना कहीं होगा। दृश्य में अभी तो आंखों के सामने पूर्व और पश्चिम, उसके दोनों पंख गति में क्रियारत हैं, लेकिन उसकी दिशा वह उत्तर है जहां से वह आया है। पूर्व और पश्चिम में हवा को चीरते उसके पंख गति से भरे हैं समकोण पर। यहां दो गतियां हैं भिन्न, और उससे उत्पन्न जो नई गति है, उनका योग उत्तर मार्ग है। वह मन ही है, वह मन ही है जो एक और दो गतियों को तो दूसरी ओर मन और प्राण को संभाले है। मुझे पानी में अपना तैरना याद आता है। शायद पक्षी की गति और पहुंच की आशा को मैंने नर्मदा पार करने के स्वप्न में इसी तरह जाना, और अबाबील के उड़ने का ये जो विज्ञान है, वो मेरे लिए आसान हुआ। तो सतपुड़ा के जंगलों में जब हम रहते थे तो बहुत सारे पक्षियों को देखा करते थे। जो प्रवासी पक्षी आते थे, वो हमेशा बहुत तेज गति से आते भी थे और तेज गति से लौटते भी थे। तो जो उनकी गति का विज्ञान है और दिशाओं का ज्ञान है,
वो इस कविता में यूं चला आया, क्योंकि इस दृश्य को बहुत बार बार देखा है, और अभी भी जब पक्षी उड़ते हैं तो मैं बहुत खास मनोयोग से देखता हूं। अब एक दूसरी तरह की कविता, वही मकाम फिर। रात में कुछ होता है और कुछ सपनों में, रात में कुछ होता है और कुछ सपनों में याद आते हैं अफसाने पुराने, पुरानी कौम, पुराने कौल वाले लोग, वो पटिए के कि जिन पर दौर चलता था बुजुर्गों की बख्शिशों का, जो दुख की घड़ी में आपकी छत आपके आसमान होते थे। उनकी इस खुसूसियत पर हम इतने फिदा थे कि भूल जाते थे शदीद तकलीफें। असल में वे परवाह कंदर थे, असल में वे बेपरवाह कलंदर थे। वे मोहब्बत की गलियों के अजीम खाकसार थे। अगरचे उनकी भी अपनी तन्हाई होगी, गम भी होगा बिला शक, लेकिन उनकी शान थी और हम उनके साए में पत्थरों पर सोते थे बेफिक्र। इधर अब निकलता हूं तो हर उजड़े ठिए पर मुझे रुलाई घेरती है। लोगों की कहूं क्या, जगहें तक पहचान नहीं आती। इधर अब निकलता हूं तो हर उजड़े ठिए पर मुझे रुलाई घेरती है। लोगों की क्या कहूं, जगह तक ठीक पहचान नहीं आती। इधर देखें खानकाह सूने पड़े हैं, माय खाने उदासी में डूबे हैं। ना वो बाजार के जिनमें ताज सा वो फकीर, जिसके आस्ताने में हर भटके शख्स को मैसर हो जाती थी दो रोटी उधारी में, कि जो उधारी चुकनी न थी कभी। आज हर तरफ भूख है पचरी और बियाबानी है। आज हर तरफ भूख है पचरी और बियाबानी है। फाका मस्ती में जीने की वो सारी इबारतें मुर्दा। कोई ऐसा मुनासिब शख्स भी नहीं जो दौड़ कर आए और बेसाख्ता कहे, खुशामदीद भाई खुशामदीद। आज का ये वक्त मेरा है, मेरी मेहमान नवाजी का। इस गरीब के घर में रहो, बातें करो, कुछ चैन लो, और जो कुछ भी है रूखा सूखा तुम्हारा ही है। आओ मिल बांट कर खाएं इसे, फिर वही नाम दें, वही मकाम फिर, जो समय की गर्द में किस तरह ढक गया है, जो समय की गर्द में किस तरह ढक गया है। तो ये भी स्थितियां हैं मित्रों। हम एक ऐसे समय में हैं जब वो सारी दोस्तियां, सारी वो महफिलें खत्म हो गई हैं, और इस कोरोना काल में तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब जितने भी लोग हैं वो बहुत जीवन से लड़ते हुए लोग हैं, जीतने की कोशिश में हैं, हारते हैं। न जाने किस घर का कौन सा एक आदमी अचानक विदा होता है और वो घर दुख में डूब जाता है। ये एक कविता है, मामूली दुकान। ये बहुत मामूली दुकान है साहब, ये एक बहुत मामूली दुकान है साहब। बस ये एक पटिया है, आसपास कुछ बैठने लायक पत्थर हैं, और ये एक स्टोव हमारा साथी। सभी रोज लोग आते हैं और इस डब्बे में कुछ पैसे डाल जाते हैं, उसी से सबके चाय का गुजारा होता है। यहां सब एक धज के लोग हैं, हारे टूटे लोग ही यहां आते हैं, जीवन से लड़ते हारते हुए। कह सकते हैं कि टूटे फूटे दिलों वालों की ये एक मामूली दुकान है। कह सकते हैं कि टूटे फूटे दिलों वालों की एक मामूली दुकान है। यहां संघर्ष करे हुए लोग आकर जमते हैं, अनुभवी लोग। सबके पास लड़ने के नुस्खे हैं। जैसे ही टूटा हुआ दिल वाला आदमी आया हैरान परेशान सा, जैसे ही टूटा हुआ दिल वाला आदमी आया हैरान परेशान सा, लोग अपने औजार चमकाने लगते हैं, अनुभव औजार। उनके दिमाग की फाइल में हल किए हुए कामों के रिकॉर्ड हैं, फाइल नंबर सहित। यहां आकर उनसे मिलकर टूटा हुआ दिल जुड़ ही जाता है देर सबेर साहब।
ये एक मामूली दुकान है साहब, ये बहुत मामूली दुकान है साहब। और ये कविता है पुकारों की कविता, एक कवि के पुकारों की कविता। मैं पुकारता हूँ वनस्पतियों, पहाड़ों, नदियों को पुकारता हूँ। मैं पुकारता हूँ धरती को, आसमान को पुकारता हूँ। मैं पशु पक्षियों को पुकारता हूँ और जीव जंतुओं को पुकारता हूँ। मैं वर्षा को पुकारता हूँ और हवाओं को। मैं समुद्र को पुकारता हूँ और कुएं तालाब को पुकारता हूँ। मैं जवाब के इंतजार में पुकारता हूँ। मैं सवाल लिए घूमता हूँ और कुछ विचार। मेरी पुकार सिर्फ सुनते हैं शैतान और डराते हैं। मेरी पुकार सुनते हैं सिर्फ शैतान और डराते हैं। बर्बर लोग सुनते हैं और साम्राज्यवादी वे सतर्क होते जाते हैं और नए नए तरीके ईजाद करते हैं कि मेरी पुकार उन तक ना पहुंचे। मैं बोलना चाहता हूं सब एक हो, धरती आकाश के निशब्द सब। मैं बोलना चाहता हूं सब एक हो, धरती आकाश के निशब्द सब। उठो कि तुम्हारे जागने से जो होगा वो कल्पनातीत होगा। खतरे की जद में जो है मैं उन्हें पुकारता हूं, मैं पुकारता हूं, मैं पुकारता हूं। तो ये एक कविता आपने सुनी। और एक और कविता है जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी अंतरिकता में, आपकी कविताओं में साउंड्स, रंग, ये उस तरह से नहीं आते। मेरी एक कविता है कि क्या मेरे लिखे में रंग आ सकते हैं। हम जिस तरह का रंग देखते हैं ठीक उस तरह के रंग हमारी कविता में आ जाए तो ये कमाल की बात होती है। तो ये कविता है जिसका शीर्षक है कराह। मैंने कराह सुनी, एक कीट की, एक पक्षी की, एक नदी की, समुद्र की, पहाड़ में भी थी किंतु कई कई लहरों के टूटने की। मैं यात्रा में रहा। मैंने एक रोडवेज बस की कराह सुनी, उसके घर पहुंचने के लिए एक बूढ़ी की कराह सुनी, एक लंगड़े कुत्ते की कराह सुनी। मैंने एक रोडवेज बस की कराह सुनी, उसमें घर पहुंचने के लिए एक बूढ़ी की कराह सुनी, एक लंगड़े कुत्ते की कराह सुनी जो उसके आवारा होने की कराह थी कि उसे कोई भी मार सकता था। मैंने बंद देह में मां की कराह सुनी और पिता की हंसी की कराह। मैंने अपने पागल भाई की कराह सुनी और रो उठा। इतनी सारी कराहें हैं इस जगत में और इतनी कराहों का शोर कि मेरी कराह किसी ने नहीं सुनी। क्या कराह सुनना इतना कठिन हो चला है? क्या कराह सुनना इतना कठिन हो चला है? अब जैसे हम कहते हैं कि हमारी आंतरिकता में गंध बहुत प्रमुख होती है जो घ्राणेन्द्रिय की वजह से आती है। ये देखिए युद्ध का एक दृश्य है और ये इराक के समय की लिखी हुई कविता है। इसका शीर्षक है देह गंध उनकी। भागते भागते मेरी आंखें गर्दो गुबार में लाल हो गई हैं। भागते भागते मेरी आंखें भागते भागते मेरी आंखें गर्दो गुबार में लाल हो गई हैं। मेरा चश्मा भागने के फेर में घर छूट गया है और कई बेहद जरूरी सामान जैसे दवाइयां, पानी, कपड़े लत्ते और खाना मैं देख नहीं पा रही और सरहद दूर है बहुत। मैं देख नहीं पा रही और सरहद दूर है बहुत। बस सर ऊंचा किए किसी तरह भाग रही हूं उस सिमत जिधर निकला है मेरा खाविंद आसरे की तलाश में। शुक्र है कि ये घरेलू कुत्ता है। शुक्र है कि ये घरेलू कुत्ता है जो पहुंचा देगा हर हाल में सूंघते देहगंध उनकी, सूंघते देहगंध उनकी। और आपने देखा होगा कि जब लोग सीरिया से भाग रहे थे तो समुद्र के रास्ते भाग रहे थे, उनकी नावें डूब भी रही थी। कुछ लोग डूब रहे थे और वो डूबते हुए लोगों के दृश्य की एक कविता है।
इस चित्र में वे जो डूबते हाथ हैं और थरथराते जलवृत्त, वे आभासी नहीं हैं, सचमुच वे डूब रहे हैं। उनके तैरते सामान को देखें जो ठिठक कर हिचकोले खा रहा है। किनारों से जो देख रहे हैं ये अमानवीय दृश्य, उनके हाथों में बंदूकें हैं जिनमें फरमान है महानायक का। महानायक के चेहरे पर हिटलर की मूछें फड़फड़ा रही हैं बेतरह। हिटलर की मूछें फड़फड़ा रही हैं बेतरह। और मित्रों, 1 घंटा होने को है और ये मेरी आखिरी कविता मैं आपको अपने आवारगी के दौर के, आपके आवारगी के दौर की, या सबके आवारगी के दौर की सुनाता हूं। इसका शीर्षक है समुद्र भर होना। यूं मूंगफलियां खाने का लुत्फ, यूं मूंगफलियां खाने का लुत्फ सड़कियों से बेहतर कौन जानता है। वे किसी बस, किसी ट्रेन के इंतजार में काट सकते हैं एक लंबा समय। वे किसी बस, किसी ट्रेन के इंतजार में काट सकते हैं एक लंबा समय, और प्रेमिका के इंतजार में पूरी उम्र अगर मिल जाए नमक में डूबी या उबली हुई मूंगफलियां। कम से कम मेरे जैसा ऊब उठने वाला शख्स कर सकता है भरोसा पुनर्जन्म का कि हों इसी स्वाद की मूंगफलियां और नमक जैसी जरूरत की प्रेमिका। कम से कम मेरे जैसा ऊब उठने वाला शख्स कर उठता है भरोसा पुनर्जन्म का कि हों इसी स्वाद की मूंगफलियां और नमक जैसे जरूरत की प्रेमिका। अनुभव में पके भीगे हम जैसे नमक वाली मूंगफलियों के आस्वाद में होते हैं नए। हम उबालते हैं उन्हें कभी सेंधे नमक के साथ, तो प्रयोगशील होते हुए हींग में। हम उबालते हैं उन्हें कभी सेंधे नमक के साथ और प्रयोगशील होते कभी हींग को उबलते पानी में डाल देते हैं। स्वाद का नया होना भला लगता है, स्वाद का नया होना भला लगता है, लेकिन जो नमक में बात है, लेकिन नमक में जो बात है उस चमत्कार का कोई जवाब नहीं। तुम्हारी सांवली देह में जो नमक है समुद्र का, तुम्हारी सांवली देह में जो नमक है समुद्र का, मैं उसके चुटकी भर से होता हूं परम धन्य। मैं उसके चुटकी भर से होता हूं परम धन्य। तुम्हारा इस मूंगफली में रोज, तुम्हारा इस मूंगफली में रोज समुद्र भर होना है, समुद्र भर होना है। तो मित्रों, ये मूंगफलियों वाली इस आवारगी की कविता के साथ मैं भी ये जो 1 घंटे की आपके साथ आवारगी थी, सिक्किम में आपके साथ था, तो जहां कभी मैं गया नहीं, ऐसा लगता है कि कभी अपने मित्रों के पास जाऊंगा और किसी ना किसी तरह की मूंगफली तो वहां भी होगी और आवारगी भी। तो एक आवारगी का वादा करने के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, और अच्छा बुरा जैसा भी हो सका मैं आपके बीच था, और मैं नहीं जानता कि मैंने आपको अपनी रचना प्रक्रिया से अवगत करा पाया, नहीं करवा पाया, मेरी कविताओं में वो बात थी या नहीं थी। बस मैं एक आधा अधूरा कवि, आधी अधूरी कविताओं को सुनाने के लिए और आपके सुनने के लिए कंचनजंगा फेसबुक पेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद है फिर कभी मुलाकात होगी। आदाब।